नमस्कार। आज हम iOS डेवलपमेंट की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ पॉइंट्स हैं जो दो जरूरी हिस्सों पर फोकस करते हैं। एक तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, मतलब ये बाहरी कोड वगैरह कैसे संभालते हैं, और दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट, यानी ऐप की मेमोरी का सही इस्तेमाल। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि इन तकनीकी चीजों को ठीक से समझें कि ये अच्छी iOS ऐप्स बनाने के लिए इतनी जरूरी क्यों है। बिल्कुल, ये सुनने में शायद थोड़े सूखे लगे विषय है ना, पर सच कहूं तो मजबूत भरोसेमंद ऐप्स की जो नींव होती है हाँ, वो इन्हीं पर टिकी होती हैं। अगर ये ठीक नहीं तो ऐप मतलब कभी भी दिक्कत दे सकता है। सही बात है। तो फिर चलिए नींव के पहले पत्थर से ही शुरू करते हैं, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले बात हो रही है स्विफ्ट पैकेज मैनेजर की, SPM जिसे कहते हैं। ये क्या चीज है? हाँ, SPM ये असल में एप्पल का अपना तरीका है। उनका दिया हुआ टूल है बाहरी कोड, लाइब्रेरीज मतलब डिपेंडेंसीज को अपने प्रोजेक्ट में लाने और मैनेज करने के लिए। अच्छा, एप्पल का अपना? जी, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये Xcode के साथ बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। आपको कोई अलग से टूल इंस्टॉल करने की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो ये जो ऑफिशियल और नेटिव वाली बात है, इसका सीधा फायदा है डेवलपर को। बिल्कुल। Xcode इंटीग्रेशन का मतलब है कि सेटअप आसान है, कम माथापच्ची है, और एक और बड़ी राहत, खासकर जब टीम में काम कर रहे हो, ये कोकोपॉड्स की तरह आपकी प्रोजेक्ट फाइल वो .xcopg वाली, हाँ, उसमें ज्यादा फेरबदल नहीं करता। इससे गिट में कोड मर्ज करते समय जो सिरदर्द होता है ना, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स का, ओ वाह, वो तो बहुत होता है। वो काफी कम हो जाते हैं। और ये हल्का और तेज भी माना जाता है क्योंकि ये सीधे स्विफ्ट के बिल्ड सिस्टम के साथ काम करता है। वाह, ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट से बचना तो वाकई बड़ी राहत है। और ये काम कैसे करता है? मतलब कोई खास फाइल होती है इसके लिए? हाँ, एक package.swift नाम की फाइल होती है। मजे की बात यह है कि ये खुद स्विफ्ट कोड में ही लिखी जाती है। अच्छा। हाँ, तो इसी में आप बताते हैं कि आपके प्रोजेक्ट को कौन कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए, उनके कौन से वर्जन्स चाहिए वगैरह। ये सब काफी साफ सुथरा रहता है इससे। और इसमें सिमेंटिक वर्जनिंग जैसे 1.2.3 वाला सिस्टम, उसका भी पूरा सपोर्ट है। उस पर थोड़ी देर में बात कर सकते हैं। और ये भी सुना है कि ये सिर्फ एप्पल प्लेटफॉर्म्स तक ही नहीं है, मतलब iOS, macOS के अलावा भी। सही कहा, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। iOS, macOS तो है ही, पर लिनक्स और सर्वर साइड स्विफ्ट प्रोजेक्ट्स के लिए भी काम करता है। अच्छा, तो ये उन डेवलपर्स के लिए बहुत बढ़िया है जो स्विफ्ट को एप्पल इकोसिस्टम के बाहर भी यूज कर रहे हैं। और साथ ही एप्पल का फोकस अब इस पर ज्यादा है, तो ये भविष्य के हिसाब से भी मतलब एक सेफ बेट लगता है। ठीक है। अब इसी SPM में लाइब्रेरी और एग्जीक्यूटेबल प्रोडक्ट्स का जिक्र है। इनमें क्या फर्क है और ये जानना क्यों जरूरी है? देखिए, जब आप वो package.swift फाइल बनाते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आपका पैकेज आखिर में क्या बनाएगा, एक लाइब्रेरी या एक एग्जीक्यूटेबल। लाइब्रेरी का मतलब है कोड का एक कलेक्शन जिसे दूसरे एप्स या पैकेज इस्तेमाल कर सके। जैसे मान लीजिए कोई नेटवर्किंग का कोड है या कोई UI कंपोनेंट आपने बनाया। ये सीधा चलता नहीं है, इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके। और एग्जीक्यूटेबल? एग्जीक्यूटेबल जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो सीधे रन हो सकता है। जैसे कोई कमांड लाइन टूल बना रहे हैं आप, या किसी ऐप का जो मेन हिस्सा होता है वो। अच्छा। तो फर्क इस बात में है कि आप दोबारा इस्तेमाल होने वाला कोड बना रहे हैं, वो लाइब्रेरी हुई, या एक चलने वाला प्रोग्राम, वो एग्जीक्यूटेबल। ये आपके पैकेज का मकसद तय करता है। समझ गया। अब आते हैं एक और जाने पहचाने खिलाड़ी पर, कोकोपॉड्स। ये तो काफी टाइम से है मार्केट में, इसका क्या रोल है? हाँ, कोकोपॉड्स तो मतलब iOS इकोसिस्टम में सालों तक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का बादशाह रहा है, कह सकते हैं। हाँ, सुना तो है। काम इसका भी वही है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को ढूंढना, डाउनलोड करना और आपके प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना। और ये स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव-C दोनों के साथ काम करता है। इसका तरीका क्या है? कहीं पढ़ा था पॉड फाइल और पॉड इंस्टॉल के बारे में। बिल्कुल, आप एक सिंपल टेक्स्ट फाइल, पॉड फाइल नाम की, उसमें अपनी जरूरत की लाइब्रेरीज की लिस्ट बनाते हैं। फिर टर्मिनल में जाते हैं, पॉड इंस्टॉल कमांड चलाते हैं। और कोकोपॉड्स बाकी सब काम कर देता है, डाउनलोड करना, प्रोजेक्ट में सेटअप करना। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, ये आपके Xcode प्रोजेक्ट को काफी बदल देता है। अच्छा, कैसे? फाइल बनाता है और फिर आपको अपना प्रोजेक्ट खोलने के लिए हमेशा उसी XC वर्कस्पेस फाइल का इस्तेमाल करना होता है, न कि पुरानी XC प्रोजेक्ट फाइल का। ओ, तो मतलब ये प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा गहराई तक जुड़ जाता है SPM के मुकाबले? हाँ बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट की सेटिंग्स वगैरह में बदलाव करता है ताकि लाइब्रेरी सही से लिंक हो।
ये ऑटोमेशन बहुत लोगों को पसंद भी आता है, खासकर जिनके पास बहुत सारी पुरानी लाइब्रेरीज हैं जो शायद अभी तक एसपीएम को सपोर्ट ना करती हों। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन था कार्थेज। इसे हल्का और कम दखल देने वाला बताया गया है। ये कैसे अलग है फिर? कार्थेज का जो फलसफा है वो थोड़ा अलग है। ये भी डिपेंडेंसीज मैनेज करता है, लेकिन इसका मेन पॉइंट ये है कि ये आपके एक्सकोड प्रोजेक्ट में अपने आप कोई बदलाव नहीं करता। अच्छा, तो फिर इंटीग्रेशन कैसे होता है? आप एक कार्ट फाइल बनाते हैं, उसमें डिपेंडेंसीज लिखते हैं। कार्थेज उन लाइब्रेरीज को डाउनलोड करके उन्हें फ्रेमवर्क के रूप में बिल्ड कर देता है। और फिर डेवलपर की जिम्मेदारी होती है कि वो इन बने बनाए फ्रेमवर्क्स को अपने प्रोजेक्ट में खुद से मैन्युअली जोड़े। ओह, अच्छा, तो इसमें ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन नहीं है, मतलब मैनुअल काम ज्यादा है इसमें। हाँ, थोड़ा मैनुअल काम ज्यादा है, लेकिन इसका फायदा यह है कि आपके प्रोजेक्ट सेटिंग्स पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है। कार्थेज कोई .x वर्कस्पेस नहीं बनाता और प्रोजेक्ट फाइल को बिल्कुल नहीं छेड़ता। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। कोकोपॉड ज्यादा ऑटोमेशन देता है, कार्थेज ज्यादा कंट्रोल और कम दखलंदाजी। कुछ डेवलपर्स इसे पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी है, सब कुछ सामने दिख रहा है। तो ये तीनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, मतलब डेवलपर की जरूरत और पसंद पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी कोकोपॉड से एसपीएम में जाने के कारणों पर काफी जोर दिया गया था। एक बार फिर से बता सकती हैं मुख्य वजहें क्या थी? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही है। पहला, एक्सकोड में नेटिव सपोर्ट है। अब आपको अलग से कुछ मैनेज नहीं करना ज्यादा। ठीक है। दूसरा, वो प्रोजेक्ट फाइल में बदलाव ना होना। ये टीम्स के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है। हाँ, वो तो है। तीसरा, एप्पल का फोकस इस पर है और ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरीज अब इसे अपना रही हैं, तो ये भविष्य के लिए ज्यादा सेफ लगता है। और चौथा, अक्सर ये हल्का और तेज भी महसूस होता है बिल्ड वगैरह में। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब डिपेंडेंसीज से जुड़ी एक और तकनीकी बात पर आते हैं, स्टैटिक बनाम डायनामिक फ्रेमवर्क। इनमें क्या अंतर है और कब किसे इस्तेमाल करना चाहिए? ये इस बात से जुड़ा है कि लाइब्रेरी का कोड आपकी ऐप में आखिर शामिल कैसे होता है। स्टैटिक फ्रेमवर्क में लाइब्रेरी का जो कोड है वो बिल्ड के टाइम पर सीधा आपकी ऐप की मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल में कॉपी हो जाता है। अच्छा, सीधा कॉपी। इसका फायदा क्या है? शायद ऐप थोड़ी तेजी से लॉन्च होती होगी क्योंकि सब कुछ पहले से ही अंदर है। हाँ बिल्कुल, लॉन्च टाइम थोड़ा तेज हो सकता है क्योंकि रन टाइम पर कुछ अलग से लोड नहीं करना पड़ता और डिप्लॉयमेंट भी थोड़ा सरल लगता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ऐप का साइज बढ़ जाता है क्योंकि वो कोड हर ऐप में डुप्लीकेट होता है जो उसे इस्तेमाल कर रही है। अगर आपके पास ऐप एक्सटेंशंस हैं तो उनमें भी कॉपी होगा। तो ये छोटी मोटी यूटिलिटी लाइब्रेरीज के लिए ठीक है शायद। हाँ, अक्सर छोटी लाइब्रेरीज के लिए ये ठीक रहता है। और डायनामिक फ्रेमवर्क वो कैसे काम करता है? डायनामिक फ्रेमवर्क में कोड एक अलग फाइल में रहता है। वो फाइल ऐप के साथ बंडल तो होती है लेकिन मेन एग्जीक्यूटेबल का हिस्सा नहीं बनती। अच्छा। इसे रन टाइम पर जब ऐप चल रही होती है और उसे उस कोड की जरूरत पड़ती है तब मेमोरी में लोड किया जाता है। तो उसका फायदा हुआ साइज बचाना। हाँ, ये ऐप का ओवरऑल साइज कम कर सकता है, खासकर अगर वही फ्रेमवर्क कई जगहों पर इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे ऐप और उसके एक्सटेंशन में। तब कोड शेयर हो जाता है। अपडेट करना भी थियोरी में आसान है क्योंकि आप सिर्फ फ्रेमवर्क फाइल बदल सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान है कि रन टाइम लोडिंग की वजह से ऐप लॉन्च शायद थोड़ी सी धीमी हो सकती है। तो बड़े एसडीकेस जैसे फायरबेस वगैरह वो डायनामिक होते होंगे? हाँ बिल्कुल, बड़े एसडीकेस अक्सर डायनामिक होते हैं। तो चुनाव हमेशा जरूरत के हिसाब से होता है। आपको लॉन्च स्पीड और सरलता चाहिए या साइज बचत और थोड़ा लचीलापन? चलिए अब उस सिमेंटिक वर्जनिंग पर वापस आते हैं जिसका जिक्र एसपीएम के साथ हुआ था, वो 1.23 वाला फॉर्मेट। ये मेजर डॉट माइनर डॉट पैच नंबर इतने जरूरी क्यों हैं? सेमवर यानी सिमेंटिक वर्जनिंग डिपेंडेंसीज को अपडेट करते समय जो जोखिम होते हैं उन्हें समझने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। मेजर नंबर यानी पहला वाला x.y.z तब बदलता है जब लाइब्रेरी में ऐसे बदलाव हों जो आपके मौजूदा कोड को तोड़ सकते हैं, मतलब कंपैटिबल नहीं है। ब्रेकिंग चेंज जैसे कहते हैं। हाँ, ब्रेकिंग चेंज। माइनर नंबर यानी दूसरा वाला x.y.z तब बदलता है जब कोई नई फंक्शनैलिटी जोड़ी जाती है लेकिन वो पुराने कोड के साथ भी काम करनी चाहिए, मतलब बैकवर्ड कंपैटिबल। अच्छा। और पैच नंबर तीसरा वाला x.y.z सिर्फ बग फिक्स के लिए होता है।
ये भी बैकवर्ड कंपैटिबल होते हैं। तो इसे समझने, इसे अपडेट करते समय ये अंदाजा लग जाता है कि कितनी दिक्कत आ सकती है ना? बिल्कुल सही। जब आप अपने package.swift या pod फाइल में कहते हैं कि मुझे लाइब्रेरी का वर्जन सीमा 1.23 चाहिए, जिसका मतलब होता है 1.23 या उससे नया कोई भी पैच वर्जन चलेगा, लेकिन 1.3.0 नहीं चलेगा। तो सेमवर आपको एक तरह का भरोसा दिलाता है कि पैच अपडेट से आपका ऐप टूटना नहीं चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर मेजर वर्जन अपडेट आ रहा है, मान लीजिए 1.x.x से 2.0.0 हो रहा है, तो आपको पता होता है कि यहाँ सावधान रहना है, शायद अपने कोड में बदलाव करने पड़ेंगे। बिल्कुल। ये अनचाहे सरप्राइज से बचाता है। बिल्कुल। डिपेंडेंसी सिर्फ जोड़ने से काम नहीं चलता, उन्हें सही से बिल्ड भी करना होता है। यहाँ पर पुनरुत्पादनीय बिल्ड या रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड का कॉन्सेप्ट आता है। इसका क्या मतलब है? पुनरुत्पादनीय बिल्ड का मतलब बहुत सीधा सा है। अगर आप बिल्ड प्रोसेस में समान इनपुट डालते हैं, मतलब वही कोड, वही डिपेंडेंसी वर्जन, वही बिल्ड सेटिंग्स, तो आपको हर बार बिना किसी बदलाव के बिल्कुल वही आउटपुट मिलना चाहिए, यानी वही ऐप बाइनरी। अच्छा, मतलब सेम इनपुट सेम आउटपुट हर बार। एग्जैक्टली, सेम इनपुट सेम आउटपुट। और ये इतना जरूरी क्यों है? वो जो कहते हैं ना, मेरी मशीन पर तो चल रहा था, उस वाली समस्या से बचने के लिए। हाँ, काफी हद तक इससे टीम में कंसिस्टेंसी आती है। जो बिल्ड QA टेस्ट कर रहा है वही डेवलपर ने बनाया था और उम्मीद है कि वही यूजर तक पहुंचेगा। डीबगिंग आसान हो जाती है। अगर किसी खास बिल्ड में कोई क्रैश आया तो आप भरोसे के साथ उसे दोबारा बना सकते हैं, ये जानने के लिए कि दिक्कत कहाँ है। सही बात है। और ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन मतलब CI/CD के लिए भी बहुत जरूरी है। उनके भरोसेमंद होने के लिए ये बुनियाद है। लेकिन डिपेंडेंसीज के साथ एक और उलझन जुड़ी हुई लगती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज और उनके टकराव। ये क्या होते हैं? नहीं जोड़ा मतलब? मान लीजिए आपका ऐप लाइब्रेरी A पर निर्भर है, आपने A को जोड़ा, लेकिन A जो है वो खुद लाइब्रेरी B पर निर्भर है। अच्छा। तो लाइब्रेरी B आपके ऐप की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हुई। वो आई तो A की वजह से है, पर जरूरत आपके ऐप को भी उसकी है। समझ गया। और टकराव कब होता है फिर? कॉन्फ्लिक्ट? टकराव तब होता है जब आपके प्रोजेक्ट को अलग अलग रास्तों से एक ही लाइब्रेरी के दो अलग अलग इनकम्पैटिबल वर्जन की जरूरत पड़ जाए। उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए आपका ऐप चाहता है लाइब्रेरी A का वर्जन 1.0 और लाइब्रेरी C का वर्जन 1.0, ठीक है? लेकिन लाइब्रेरी A को अंदर ही अंदर जरूरत है लाइब्रेरी B के वर्जन 1.0 की, और लाइब्रेरी C को जरूरत है लाइब्रेरी B के वर्जन 2.0 की। ओह, अब B का कौन सा वर्जन आएगा? एग्जैक्टली। अब आपका डिपेंडेंसी मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है कि B का कौन सा वर्जन इस्तेमाल करे, 1.0 या 2.0, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते मान लीजिए। इसी तरह की सिचुएशन को कभी-कभी डायमंड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम भी कहते हैं। ये तो काफी उलझा हुआ लग रहा है। तो डिपेंडेंसी मैनेजर इसे कैसे संभालते हैं? वो कोशिश करते हैं, उनके पास तरीके होते हैं ये रिजॉल्व करने के। या तो वो कोई ऐसा वर्जन ढूंढने की कोशिश करते हैं जो सबके लिए काम कर जाए अगर मुमकिन हो, या फिर वो एरर दे देते हैं कि भाई ये टकराव मैं हल नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज अप्रत्याशित समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। आप अपनी एक लाइब्रेरी अपडेट करते हैं और पता चलता है कि उसकी वजह से कोई छुपी हुई डिपेंडेंसी बदल गई जिसने आपके कोड को कहीं और तोड़ दिया। हाँ, ये तो मुश्किल हो सकता है। और इन बाहरी लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करने में सुरक्षा का भी खतरा होता है ना? कई जोखिम गिलाए गए थे। हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है आजकल। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि लाइब्रेरी में कोई मैलिशियस कोड डाल दे, मतलब नुकसान पहुंचाने वाला कोड। हाँ, कोई हमलावर लाइब्रेरी में ऐसा कोड डाल सकता है जो चुपके से यूजर का डेटा चुरा ले या उनके डिवाइस पर कुछ गलत काम करे और वो आपके ऐप के जरिए उन तक पहुंच जाए। इसमें सप्लाई चेन अटैक का भी जिक्र था, ये क्या है? सप्लाई चेन अटैक आजकल एक बढ़ती हुई चिंता है। इसमें हैकर्स सीधे आपके ऐप पर हमला नहीं करते, बल्कि आपकी किसी डिपेंडेंसी या उसकी भी किसी डिपेंडेंसी को निशाना बनाते हैं। अच्छा। हो सकता है वो किसी भरोसेमंद लाइब्रेरी के डेवलपर का अकाउंट हैक कर लें और उसमें मैलिशियस कोड डाल दें, या फिर वो मिलती जुलती नाम वाली कोई नकली लाइब्रेरी पब्लिश कर दें और उम्मीद करें कि कोई गलती से उसे इस्तेमाल कर ले। अरे बाप रे। जब आप या आपका बिल्ड सिस्टम उस इन्फेक्टेड लाइब्रेरी को डाउनलोड करता है तो हमला एक तरह से आपकी सप्लाई चेन के जरिए आप तक पहुंच जाता है। Node.js NPM इकोसिस्टम में ऐसे अटैक काफी देखे गए हैं। ये तो खतरनाक है।
और क्या जोख लाने? और भी हैं, जैसे पुरानी लाइब्रेरीज इस्तेमाल करना जिनमें सुरक्षा की कमियां, वल्नरेबिलिटीज पता चल चुकी हों और आपने उन्हें अपडेट ना किया हो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में कोई अविश्वसनीय कोड आ जाना जिसके बारे में आपको पता भी ना हो। हाँ, वो तो छुपा हुआ है। बिल्कुल। फिर डेटा प्राइवेसी का जोखिम। कुछ लाइब्रेरीज शायद जरूरत से ज्यादा डेटा इकट्ठा करती हों यूजर का, जो GDPR या CCPA जैसे नियमों का उल्लंघन हो सकता है। और आखिर में लाइसेंस का पालन न करने का जोखिम। कुछ ओपन सोर्स लाइसेंस जैसे GPL, AGPL ऐसे होते हैं कि अगर आप उनका कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपना कोड भी ओपन सोर्स करना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ये बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड पार्टी कोड इस्तेमाल ही ना करें, बल्कि बहुत सावधानी बरतें। बिल्कुल। बाहरी कोड इस्तेमाल करने से डेवलपमेंट की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है, ये सच है। लेकिन ज़रूरत है कि हम सतर्क रहें, डिपेंडेंसीज को नियमित रूप से अपडेट रखें, सिर्फ भरोसेमंद स्रोतों का ही इस्तेमाल करें। ये समझने की कोशिश करें कि हमारा ऐप आखिर किन किन चीज़ों पर निर्भर है, ट्रांजिटिव समेत, और लाइसेंस को हमेशा ध्यान से जांच लें। ठीक है, अब विषय बदलते हैं और बड़े कोड बेस को संभालने की एक तकनीक पर आते हैं, मॉड्यूलाइजेशन। ये क्या है और ये क्यों जरूरी है? मॉड्यूलाइजेशन का सीधा सा मतलब है अपने बड़े ऐप को छोटे छोटे स्वतंत्र हिस्सों या मॉड्यूल में तोड़ना। अच्छा, टुकड़ों में बांटना। हाँ, एक तरह से। हर मॉड्यूल का अपना एक खास काम होता है, जैसे नेटवर्किंग का मॉड्यूल, ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल, एनालिटिक्स का मॉड्यूल। और हर मॉड्यूल की एक तय सीमा होती है, एक पब्लिक API जिसके जरिए दूसरे मॉड्यूल उससे बात करते हैं। इन्हें अक्सर अलग फ्रेमवर्क या स्विफ्ट पैकेज के रूप में बनाया जाता है। और बड़े ऐप्स के लिए इसके क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा बताया गया था बिल्ड टाइम का कम होना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फायदा है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स में। जब आप किसी एक मॉड्यूल में कोड बदलते हैं तो एक्सकोड्स को सिर्फ उसी बदले हुए मॉड्यूल और उस पर निर्भर रहने वाले मॉड्यूल को ही दोबारा कंपाइल करना पड़ता है, पूरे ऐप को नहीं। ओह, तो कंपाइलेशन का समय काफी बच जाता होगा। हाँ, काफी बच सकता है। बड़े ऐप्स का बिल्ड टाइम मिनटों में जा सकता है, तो ये बहुत मायने रखता है। और इसके अलावा, बिल्ड टाइम के अलावा क्या फायदे हैं? कई फायदे हैं। कोड ज्यादा व्यवस्थित रहता है क्योंकि मिलती जुलती फंक्शनैलिटी एक जगह ग्रुप हो जाती है। मॉड्यूल को दोबारा इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। हो सकता है आपका बनाया हुआ एक नेटवर्किंग मॉड्यूल आपकी कंपनी के कई ऐप्स में काम आ जाए। सही है। टीमें अलग अलग मॉड्यूल पर एक साथ बिना एक दूसरे के काम में ज्यादा दखल दिए काम कर सकती हैं। इसे पैरेलल डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट और खास तौर पर ARC यानी ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग, ये क्या चीज है? ARC ये स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव C का तरीका है ऐप की मेमोरी को मैनेज करने का। इसका मुख्य काम है क्लास इंस्टेंसेस यानी ऑब्जेक्ट्स के लिए जो मेमोरी इस्तेमाल हो रही है उस पर नजर रखना। और जब उन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत खत्म हो जाए तो उस मेमोरी को अपने आप खाली कर देना यानी डीएलोकेट कर देना। और ये अपने आप कैसे करता है? ये रेफरेंस काउंट वाली क्या कहानी है? ये हर ऑब्जेक्ट के लिए एक गिनती रखता है जिसे रेफरेंस काउंट कहते हैं। ये गिनती ये ट्रैक करती है कि कितने वेरिएबल, कांस्टेंट या दूसरी प्रॉपर्टीज उस ऑब्जेक्ट को करंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उस पर रेफरेंस कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग उसे पकड़ कर बैठे हैं? हाँ, एक तरह से जब भी कोई नया रेफरेंस बनता है, जैसे आपने ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में असाइन किया तो उसका काउंट 1 बढ़ जाता है। ठीक है। और जब कोई रेफरेंस खत्म होता है, जैसे वो वेरिएबल स्कोप से बाहर चला गया या उसे निल असाइन कर दिया, तो काउंट 1 घट जाता है। और जब काउंट शून्य हो जाता है, 0, तब ARC समझ जाता है कि इस ऑब्जेक्ट की अब किसी को जरूरत नहीं रही, अब इसे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, और तब वो उस ऑब्जेक्ट द्वारा इस्तेमाल की जा रही मेमोरी को सिस्टम को वापस लौटा देता है ताकि वो मेमोरी किसी और काम आ सके। तो ये सब पर्दे के पीछे होता है, डेवलपर को कुछ नहीं करना। ज्यादातर मामलों में नहीं। ये पुराने दिनों के मैनुअल रीटेन, रिलीज या मैलॉक फ्री से बहुत आसान है। ARC ज्यादातर काम खुद कर लेता है। इसकी तुलना जावा जैसी भाषाओं के गार्बेज कलेक्शन GC से भी की गई थी। उनमें मुख्य अंतर क्या है? हाँ, ये जानना जरूरी है। सबसे बड़ा अंतर शायद डीएलोकेशन के टाइमिंग का है। ARC, जैसा हमने कहा, जैसे ही रेफरेंस काउंट 0 होता है, मेमोरी तुरंत खाली कर देता है। ये मेमोरी के इस्तेमाल को ज्यादा प्रिडिक्टेबल, ज्यादा अनुमानित बनाता है। और GC, गार्बेज कलेक्शन GC, थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। वो समय समय पर पीरियोडिकली चलता है और पूरे मेमोरी हीप को स्कैन करके देखता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट अब इस्तेमाल में नहीं है, अनरीचेबल है,
और फिर उन्हें एक साथ हटाता है। अच्छा, इस स्कैन और क्लीन प्रक्रिया में कभी-कभी ऐप में हल्के पॉज या रुकावट महसूस हो सकती है, खासकर अगर बहुत सारी मेमोरी साफ करनी हो। ARC में ये पॉज नहीं होते क्योंकि डीएलोकेशन तुरंत और छोटे-छोटे हिस्सों में होता रहता है। एक और अहम अंतर रिटेन साइकिल के बारे में बताया गया था कि ARC उसे हैंडल नहीं कर पाता। हाँ, ये ARC की एक सीमा है और डेवलपर के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। रिटेन साइकिल तब बनती है जब दो या ज्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेते हैं, मतलब एक दूसरे पर स्ट्रॉन्ग रेफरेंस रखते हैं। जैसे A B को पकड़े और B A को। बिल्कुल। इस चक्कर में उनका रेफरेंस काउंट कभी शून्य नहीं हो पाता, भले ही ऐप में कहीं और से उनकी जरूरत खत्म हो गई हो। वो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं। ओह, तो मेमोरी लीक हो गई। हाँ, ये मेमोरी लीक का एक आम कारण है ARC वाले माहौल में। ARC इन साइकिलों को अपने आप डिटेक्ट करके तोड़ नहीं सकता। तो फिर डेवलपर क्या करे? डेवलपर को इन साइकिल्स को पहचानना होता है और वीक या अनओन्ड जैसे स्पेशल रेफरेंस टाइप्स के इस्तेमाल करके इन्हें मैन्युअल रूप से तोड़ना पड़ता है। ये कीवर्ड्स ARC को बताते हैं कि ये वाला रेफरेंस काउंट नहीं बढ़ाएगा, जिससे साइकिल टूट जाती है। अच्छा, तो यहाँ डेवलपर की जिम्मेदारी आ जाती है। बिल्कुल, जबकि ज्यादातर गार्बेज कलेक्टर वो इन साइकिल्स को पहचानकर खुद ही हैंडल कर लेते हैं। तो ARC ऑटोमेटिक होते हुए भी डेवलपर से थोड़ी समझदारी और ध्यान रखने की उम्मीद रखता है, खासकर इन रिटेन साइकिल के मामलों में। बिल्कुल सही। ARC ने मेमोरी मैनेजमेंट को बहुत बहुत आसान बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। वीक और अनओन्ड रेफरेंसेस को सही ढंग से समझना और इस्तेमाल करना लीक फ्री और स्थिर iOS ऐप बनाने के लिए आज भी उतना ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर आज हमने काफी कुछ समेटा। बाहरी कोड को मैनेज करने के अलग अलग तरीके देखे, SPM, कोकोपॉड्स, कार्थेज, उनके फायदे नुकसान, फिर बिल्ड को भरोसेमंद कैसे बनाएं, वो रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड्स वाली बात, थर्ड पार्टी कोड के क्या जोखिम हो सकते हैं, सुरक्षा से लेकर लाइसेंस तक, बड़े ऐप्स को मॉड्यूल में तोड़ने के क्या फायदे हैं, और आखिर में ARC कैसे मेमोरी संभालता है और कहां डेवलपर को ध्यान देना पड़ता है। जी, निचोड़ शायद यही है कि ये सब चीजें अलग अलग नहीं हैं, ये सब मिलकर ही एक अच्छी, मजबूत और टिकाऊ iOS ऐप बनाती हैं, है ना? निश्चित रूप से ये सारे धागे आपस में बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट से लेकर मेमोरी मैनेजमेंट तक हर कड़ी का मजबूत होना जरूरी है। एक कुशल iOS डेवलपर बनने के लिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स की एक ठोस समझ होना मतलब बिल्कुल लाजमी है। क्या कोई आखिरी विचार हैं, कोई सवाल जो आप हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगी? हाँ, एक सवाल है जो मुझे लगता है सोचने लायक है। जैसे जैसे ऐप्स और ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं और बाहरी डिपेंडेंसी से जुड़े सुरक्षा जोखिम भी बढ़ रहे हैं, वो सप्लाई चेन अटैक वगैरह। हाँ, तो भविष्य में तेजी से डेवलपमेंट करने के लिए थर्ड पार्टी कोड इस्तेमाल करने और दूसरी तरफ कंट्रोल और सुरक्षा के लिए ऐप के जरूरी हिस्सों को खुद बनाने, इन दोनों के बीच सही संतुलन क्या होगा? अच्छा सवाल है। मतलब डेवलपर्स को ये फैसला कैसे लेना चाहिए कि ऐप के किस हिस्से के लिए बाहर से कोड लेना ठीक है और किस हिस्से को इन हाउस बनाना ही बेहतर है? क्या ये सिर्फ फंक्शनैलिटी पर निर्भर करेगा या फिर सुरक्षा, रखरखाव में आसानी और प्रदर्शन जैसे कारक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे ये तय करने में? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। निर्भरता बनाम नियंत्रण, ये दुविधा तो हमेशा रहेगी टेक्नोलॉजी में। खैर, इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।